नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे संविधान की। तो आज बात करते हैं हम ताज के शासन की 1858 से 1947 तक जिसका टाइम पीरियड था। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कंपनी के शासन की, जो कि 1773 से 1858 तक था। और आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की। इसका निर्माण आखिर क्यों किया गया? इसका निर्माण 1857 की महत्वपूर्ण और महान क्रांति के बाद किया गया। इस युद्ध में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को खोया। और हाल ही में एक मूवी आई थी मणिकर्णिका करके, उसमें कंगना राणावत ने महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था, जो कि बहुत ही शानदार मूवी थी। आप चाहें तो जाके देखिएगा फिर कभी। और इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह अगर सफल रहता तो हम 1857 में ही अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर लेते। भारत के शासन को अच्छा बनाने के अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब इस कंपनी का कोई वजूद इस अधिनियम के बाद नहीं रहा और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गईं कि भैया हमसे नहीं संभल पाएगा, अब आप देख लो। ठीक है, तो अब आएगी पिक्चर में कौन? ब्रिटिश सरकार। अब ये सारे अधिनियम लाए जाएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा और लगाए भी जाएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा। पहले अधिनियम कैसे थे? पहले अधिनियम आ रहे थे ब्रिटिश सरकार द्वारा पर लगाए जा रहे थे कंपनी के द्वारा, लेकिन अब आएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा और लगाए भी जाएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो बात करते हैं अधिनियम की विशेषताओं की कि भारत का शासन कंपनी से छीन के सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया कि भैया कंपनी से शासन नहीं चलाया जा सकता, अब आप इस शासन को खुद चलाएं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की कि भारत में मंत्री पद की इसमें व्यवस्था की गई। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। बात करते हैं चौथी विशेषता की, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया कि भैया जो कुछ यहाँ होगा वो सीधा ब्रिटिश सरकार की मर्जी से होगा, आपका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कंपनी का ना भारतीय लोगों का। अब बात करते हैं पांचवे की कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया कि भैया मुगल सम्राट यदि रहेगा तो विद्रोह के स्वर उठते रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट के पद को ही भारत से समाप्त कर दिया। बात करते हैं छठवें अधिनियम की। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड जो कंपनी द्वारा बनाए गए थे और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं सातवीं विशेषता की, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे भारत के राज्य सचिव बोला गया। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और भारत के शासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होता था। जिस शासन पर आपका संपूर्ण नियंत्रण है, आपको उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें क्या था कि आपका शासन भारत पर है लेकिन आप ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। अब बात करते हैं अगले की, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अब बात करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की, जो अभी तक 1858 में आया। कौन सा? भारत शासन अधिनियम की, भारत के शासन को किस प्रकार से अच्छा बनाया जाए। अब बात करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की, और ये 3 अधिनियम आएंगे ऐसे भारत परिषद अधिनियम, जो 1861 में, 1892 में और 1909 में
आएंगे। 1857 की महान क्रांति, महत्वपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, कि भैया उनके बिना शासन यहाँ नहीं चलाया जा सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि भारतीय लोगों को भी अपने शासन में ऐड करने की सोची, और ये भारत परिषद अधिनियम इसीलिए लाए गए। ठीक है। इस सहयोग नीति के तहत कि भैया आपका सहयोग हमारे लिए जरूरी है, वरना हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कौन सा? 1861 का अधिनियम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम था। अब बात करते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं की। इस अधिनियम ने मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया था 1773वां, उसमें क्या हुआ था कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। और इस एक्ट ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने उसको पलट दिया, मतलब उल्टा कर दिया। पहले केंद्रीकरण होता था, अब यहाँ विकेंद्रीकरण होगा। और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही वह अपने चरम पर पहुंच गया। ठीक है। बात करते हैं दूसरी विशेषता की। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर दी। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली को भी मान्यता प्रदान कर दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या उससे अधिक विभागों का प्रभारी हो सकता था। ठीक है। और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, कि भैया आप चाहो तो अंतिम आदेश पारित कर सकते हो, आपको कोई बोलने कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। बात करते हैं चौथी विशेषता की। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवी विशेषता की। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? ये भारत परिषद अधिनियम से, कि भैया भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, वरना उनके सहयोग के बिना हम भारत पर राज नहीं कर सकते। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, किनको? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है। अब बात करते हैं 1873 ईस्वी के अधिनियम की। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, कि भैया आपका काम खत्म हो गया है, अब आप जाओ, आपको भंग किया जाता है। और यही हुआ। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक। अब बात करते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876 की। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। ठीक। अब बात करते हैं 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की। इसमें क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की इसमें शुरुआत हो गई। किसमें? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। ध्यान रखिएगा, पहला 1861, दूसरा 1892 और तीसरा कब आया था?
तीसरा आया था 1909 में भारत परिषद अधिनियम। राजस्व एवं खर्च अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। किसमें? बात करते हैं 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार क्या हुआ इसमें? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यदि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसका चुनाव, उसका निर्वाचन कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। दूसरे की बात कर लेते हैं कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। मतलब भारतीयों को भी गवर्नर जनरल और भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषदों में जगह प्रदान की गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे की कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने एवं सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ कि आप भैया अब मत भी, मतलब आप वोट भी दे सकते हैं। बात करते हैं चौथी विशेषता की। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और इन्हें बढ़ाकर 16 से 60 किया गया। पांचवे की बात करते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसराय की कार्यपालिका में जगह दी गई और यह कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। अब बात करते हैं छठवीं विशेषता की। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब बात कर लेते हैं नोट की। 1909 में लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को क्या बोलते थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। ठीक है। और मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और जबकि चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें 34 निर्वाचित होते थे, चुने जाते थे, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, जैसा कि आजकल लोकसभा को होता है। अब बात करते हैं दूसरे की कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लियोनस कार्टियर साहब को कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली के जनक, वो भी प्रांतों में। अब बात करते हैं तीसरे की। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। इनके विषय बहुत सारे हैं, तो आप लोग एक बार नजर इस पे मार लीजिएगा। भारत के सचिव को यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किसकी? कैग की नियुक्ति कर सकता है। अधिनियम में, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं
कि हमारे संविधान में जो कैग है वो किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवे की। अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1926 ईस्वी में ली आयोग, जो 1923-24 में बनाया गया था, उसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, छठवें की बात करते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए थे, जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सरदारों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। मतलब सबको अलग अलग करने की कोशिश इसने की। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया कि भैया राज्य अपना अलग बजट बनाएंगे, केंद्र अपना अलग बजट बनाएगा। ठीक, अब 9वें की बात करते हैं। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वें की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को बनाए रखा गया कि भैया आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसा आप पहले करते थे। ठीक है, बात करते हैं नोट की कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो थे लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम साइमन आयोग की, जो कि आया था 1927 में। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग को गठन किया और उसको भारत भेजा। आयोग के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई यदि उसमें 7 लोग अंग्रेज रहेंगे तो वो भारतीयों की समस्याओं से कैसे अवगत होंगे, और ये सही भी है। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें इसमें की गई। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार और भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, कि मतलब प्रांत जो होंगे वो संघ में शामिल उनको होना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था कि भैया आपको शामिल होना है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप अपना जैसा चल रहा है चलने दो। देसी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई। जो देसी रियासतें थी वो संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। मतलब ये जो प्लान था वो फेल हो गया। दूसरे की बात करते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके
उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया कि भैया आप अब स्वतंत्र हो और स्वायत्त हो। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। बात करते हैं चौथी विशेषता की कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसमें की गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम जो शक्ति है वो प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। मतलब भारत का न्यायालय और इसकी अंतिम शक्ति किसको दे दी गई थी? प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त कर दी गई थी। अब बात करते हैं पांचवे की कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार किसके पास था? ब्रिटिश संसद के पास था। लेकिन प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती थी। बात करते हैं छठवें की कि भारत परिषद का इसमें अंत कर दिया गया। बात करते हैं सातवीं विशेषता की कि इस अधिनियम में जो था वो प्रस्तावना का अभाव था। हमारे संविधान में प्रस्तावना जो दी गई है वो 1935वें भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। अब बात करते हैं आठवें की कि इसके द्वारा बर्मा को, मतलब बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया। अदन को इंग्लैंड की औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को जो था वो मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। बात करते हैं नौवें की कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना लगभग 1935 में ही की गई थी। 10वें की बात करते हैं, इसने मताधिकार का विस्तार कर दिया। मतलब जो मत देने का अधिकार था पहले कम लोगों के पास था, फिर लगभग भारत की 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया, मतलब वोट देने का अधिकार इसमें प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, हम लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही कि भैया आप लोग एक काम करो, भारत को बांट लो, भारत बनाओ और पाकिस्तान बनाओ। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कि भैया जिसको ये संविधान चाहिए वो बोले हाँ तो उस पर लागू होगा और जो मना कर देगा उस पर लागू नहीं होगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इसकी बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताओं की। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना इसमें की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी और ब्रिटिश सरकार यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोनों भारत और पाकिस्तान के एक एक गवर्नर जनरल होंगे, उनको उनके मंत्रिमंडल की सलाह से ही चुना जाएगा। ठीक है कि भैया आपका मंत्रिमंडल है, आप बताओ किसे गवर्नर जनरल बनाना है तो हम उसको गवर्नर जनरल बना देंगे। तीसरी विशेषता की बात कर लेते हैं, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण नहीं कर लिया तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। बात करते हैं चौथे की कि भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। कि भारत में मंत्री का पद था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, अब पांचवी विशेषता की बात कर लेते हैं। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा
शासन जब तक सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा, चाहे भारत में चाहे पाकिस्तान में, जब तक वो अपना अपना संविधान बना नहीं लेते। बात करते हैं छठवीं और अंतिम विशेषता की, कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन का सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया, कि भैया जो देशी रियासतें हैं उन पर अब ब्रिटेन की नहीं चलेगी, उनको आज़ाद कर दिया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, कि भैया आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और अपने संबंध आपको जिस प्रकार से रखने हैं आप उस प्रकार से अपने संबंध रख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो को पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।